तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के डीमन के सलार के पार्ट 3 के ऊपर। और अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा तो उसे आप डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप जाकर उन्हें दोनों को देख सकते हो। और मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में सोलो लेवलिंग के एनिमे से रिलेटेड काफी सारे स्पॉयलर्स भर के होंगे जो कि आने वाले सीजन में हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को देखने से पहले सोच समझ कर चलना। तो अब जब स्पॉइलर वार्निंग दे दिया तो हियर वी गो। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हॉस्पिटल का सीन दिखता है जहाँ पर जिनवो अपनी मदर से मिलने आया होता है और वो धीरे से उनके पास आकर बैठता है और वो सोचता है कि ये जो होली वाटर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला जो अब मेरे हाथ लगा है, अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर पा लूं तो शायद इसके फॉर्मूले से मैं अपनी माँ की इलनेस को दूर कर सकूं और इससे उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाए। जहाँ जिनवो को इस होली वाटर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी। सबसे पहला फ्रैगमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ट्री, जो कि जिनवो को वल्केन को हराकर 50वें फ्लोर पर मिल चुका है। और उसके बाद सेकंड स्प्रिंग वाटर फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ केओस, जो कि जिनवो को 75वें मंजिल पर मेटस को हरा के मिल चुका है। और अब जिनवो को चाहिए प्योरीफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग, जो कि उसको 100वीं मंजिल पे मिलेगा, जिसके लिए उसे वापस से उसे डीमन कैसल में जाना पड़ेगा। जहाँ जिनवो सोचता है कि अगर मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लूँ तो फिर मैं होली वाटर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट को बनाने में सफल हो जाऊंगा। जहाँ जिनवो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम बस थोड़ा सा समय और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जिनवो पहुंचता है कोरियन हंटर एसोसिएशन में अपनी रैंक को रीएवोल्यूशन के टेस्ट में चेक करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या उसकी रैंक बढ़ी है या नहीं और अब वो कितना पावरफुल है। जहां जैसे ही बेक योनहू को ये बात पता चलती है वहां के काम करने वाले बंदे से, तब वो तुरंत जिनवो की तलाश में निकल जाता है और हम देखते हैं रीवैल्यूएशन रूम के बाहर जिनवो बैठा हुआ है और एक एक कर सभी लोग अपनी बारी बारी से अंदर जा रहे हैं। जहाँ वहाँ पर बैठे हुए 1-2 लोगों से बात करने के बाद जिनवो का नंबर आता है और उस रीवैल्यूएशन रूम के अंदर वो जैसे अपनी डिटेल्स बताता है, उसके बाद वहाँ पर सामने काम करने वाली लड़की उसे उस बड़े से गोले पर हाथ रखने को कहती है। और अब आगे का काम ये मशीन करने वाली थी जिनवो का टेस्ट लेकर उसकी पावर्स को मेजर करके। लेकिन थोड़ी ही देर में मशीन में एक एरर आ जाता है और वो लड़की समझ नहीं पाती कि अभी यहाँ पर क्या हुआ और मशीन से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर काम करने वाला उसका एक सीनियर उस लड़की से पूछताछ करता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और इस सीट पर जो बैठा था तुम्हारा सीनियर वो कहाँ पर है। जहाँ वो लड़की इस दूसरे सीनियर को बताती है कि वो इस वक्त बाथरूम गया है और वो आदमी कहता है कि रुको मुझे चेक करने दो। और जैसे उस सीनियर की नजर उस एरर वाले डिस्प्ले पर पड़ती है वो एकदम शॉक हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हुआ है। जहाँ वो लड़की उसे बताती कि मुझे यहाँ पर आए हुए बस 5-6 महीने ही हुए हैं। और वो बंदा उस लड़की की तरफ चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ लड़की, ये कोई एरर नहीं है, तुम्हारा सीनियर इस वक्त कहाँ पर है। और वो लड़की उससे कहती है कि मैंने बताया ना कि वो वॉशरूम गया है। और वो सीनियर उस लड़की से कहता है कि ये कोई नॉर्मल एरर नहीं है, इस एरर का मतलब है कि ये बंदा जो सामने से खड़ा है ये इमेजरेबल है। और तभी वो लड़की कहती यानी कि, और तब वो बंदा कहता है कि हाँ ये बंदा साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। और देखते ही देखते ये बात आग की तरह फैल जाती है और इस खबर की गूंज मिस्टर वू जो कि पास वाली बिल्डिंग के सामने ही खड़े थे और उनके साथ में खड़ा हुआ एक और शख्स, उन दोनों की दिलचस्पी इस आवाज की तरफ जाती कि आखिर देख कर चलते कि आखिर माजरा क्या है और आखिर ये शोर कैसा है। और तब सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी जिनवो से 3 दिन का टाइम मांगते हैं, ये कहकर कि हमारी मशीन में कुछ दिक्कतें आ रही है और इसलिए हमें थोड़ी सी एडवांस मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी परमिशन के लिए हमें हायर अप से बात करनी होगी। तो आप प्लीज हमें 3 दिन का समय दे और एक बार फिर से रीवैल्यूएशन के लिए आए। जहाँ ये बातें सुनकर आसपास के खड़े हुए सारे लोग एकदम भौचक्के हो जाते हैं और सोचने लगते कि आखिर ये कौन सा बंदा है जिसके चक्कर में मशीन ही खराब हो गई। और तभी एंट्री होती है उस शख्स की जो मिस्टर वू के साथ में खड़े थे और जैसे ये बंदा हॉल के अंदर एंटर करता है वहाँ पर सारे खड़े हुए लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और तभी एंट्री होती है चोयजोंग इन की, जो कि एक एस रैंक हंटर है और मास्टर है द हंटर्स गिल्ड का। और जिनवो उसकी तरफ देखकर सोचता है तो ये है द चोयजोंग इन, मास्टर ऑफ हंटर्स गिल्ड, जो कि खुद एक एस रैंक हंटर है। और मैंने सुना है कि इतना पावरफुल है कि अपने एक स्पेल से एक अच्छी बिल्डिंग को राख में बदल सकता है और लोग इसे द अल्टीमेट सोल्जर कहते हैं। हाँ, मेरा नाम चुरा लिया। और वहाँ के आसपास के रिक्रूटिंग मैनेजर्स और वहाँ पर खड़े हुए लोग इन सभी चीजों के ऊपर गॉसिप कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर वू सोचते हैं कि आखिर चोयजोंग इन को हो क्या गया है। वो आखिर इतनी आसानी से किसी के पास नहीं आता और अगर वो जिनवू के पास आए यानी कि उन्हें जिनवू में कुछ अलग दिखा है। और चोयजोंग इन जिनवू के ऑरा को देखकर महसूस कर लेते हैं
कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि एक एस रैंक हंटर है और इसके पीछे 3 दिन बर्बाद करना समय की सच में बर्बादी होगी। और यही सब बातें सोचकर चोई जोंग इन जिनवो की तरफ ना हाथ बढ़ाते हैं, कहकर एक्सक्यूज मी, मेरा नाम है चोई जोंग इन और मैं हूँ मास्टर ऑफ द हंटर्स गिल्ड का, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा अभी अभी रीवैल्यूएशन हुआ है, लेकिन मुझे माफ करना, क्या तुम पहले से किसी गिल्ड का हिस्सा हो? अगर नहीं तो तुम्हारे सामने एक बड़ा मौका खुद चल कर आया है, और अगर तुम बुरा न मानो तो क्या कुछ पल हम बैठकर बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। और चोई जोंग इन अपनी बात को पूरा कर ही रहा था कि तभी जिनवो उसकी आधी अधूरी बात को सुनते ही उसकी आधी बात को काटते हुए उसे बोलता हुआ जाता है कि माफ करना, मैं अभी जल्दी में हूँ और मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। और चोई जोंग इन ये सुनकर एकदम भौचक्का हो जाता है कि अभी अभी उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ जिसे वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। और वहाँ के आसपास के लोग सोचते हैं कि ये कौन सा बंदा है जिसने चोई जोंग इन को रिजेक्ट कर दिया। और जिनवो मनी मन सोचता हुआ चलता है कि रीवैल्यूएशन में भी 3 दिन बाकी है और मुझे अभी काफी सारा काम करना है, जहाँ सबसे पहले मुझे मेडिसिन को क्रिएट करने के लिए वापस से डीमन कैसल के अंदर जल्दी से जल्दी जाना होगा। जहाँ पर पीछे की तरफ को चोई जोंग इन मिस्टर वू से पूछता है कि मिस्टर वू, क्या मैंने उसे अपने आप को अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं दिया? जहाँ वो थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने आप से बोलता है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही पुश कर दिया। और फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है, जरा देखो तो, वो ऐसे निकल गया जैसे पता ही ना चला हो। ये एक बेहतरीन असैसिन टाइप का हंटर होगा। और तभी हम देखते हैं कि बेक योनहू भी वहाँ पर उस बिल्डिंग में भागता भागता आ चुका था और वहाँ पर चोई जोंग इन और बेक योनहू का आई कांटेक्ट होता है आपस में। और चोई जोंग इन सिचुएशन को देख के समझ जाता है कि बेक योनहू यहाँ पर सांग जिनवू के लिए आया था और हो ना हो उसे पहले से ये बात पता थी कि ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। जहाँ पर खैर मुझे लगता है कि रेड गेट के इंसिडेंट में भी जिनवू का ही हाथ था और बेक योनहू जरूर यहाँ पर कुछ छुपा रहा है और इसलिए उसकी इतनी दिलचस्पी है सांग जिनवू में। जिसके बाद सीन चेंज होता है रात को। जिनवू अपनी मॉम से मिलने फिर से आया हुआ है उन्हें देखने के लिए, और जहाँ पर वो फिर से वही बातें दोहराता है कि इटर्नल स्लम्बर को लेकर कि एक बार अगर मैं जैसे ही उसे कंप्लीट कर लूँ तो मैं अपनी मॉम को बचा पाऊंगा। और फिर उन्हें देखने के बाद वो कमरे से बाहर आ ही रहा होता है कि तभी उसे दिखते हैं मिस्टर वू। और मिस्टर वू जिनवू से कहते हैं कि तुम वो इंसान हो जिसने डबल डंजन के अंदर उन सभी मॉन्स्टर्स को हराया और मार दिया। और जिनवू वहाँ पर कहता है कि तो हम दोबारा मिल गए मिस्टर चीफ। और मिस्टर वू जिनवू को बताते हैं कि हंटर्स एसोसिएशन का प्राइमरी काम है मॉन्स्टर्स से डील करना नहीं, बल्कि उन इंसानों से जो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो हम उन लोगों को पनिश करते हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन हंटर्स को। और जिनवू वहाँ से जाता हुआ कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं उस एसोसिएशन का पार्ट किसी भी तरीके से नहीं बनना चाहूंगा। और मिस्टर वू इसके बदले में कहते हैं कि हमारा वजूद ही हंटर्स को उनकी जगह पे रखे हुए है, लेकिन ये सारी चीजें किसी भी एस रैंक हंटर के सामने बेबुनियाद है। और इसलिए जिनवू आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुन ही। और जिनवू जैसे ही पलटकर देखता है उसे एक अजीब सा ऑरा फील होता है, बहुत ही पावरफुल किस्म का। और सामने से एक शख्स चलकर आ रहा होता है जो अपने आप को जिनवू से इंट्रोड्यूस करता है। हंटर संग जिनवू, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है गो गुन ही। और वो जिनवू से हाथ मिलाकर उससे कहता है कि क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब जिनवू और गोगुन ही हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में बैठे थे, जहाँ जिनवू गोगुन ही की तरफ देखता है और सोचता है कि जरा इन्हें ध्यान से देखो, इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा की है, लेकिन ये दिखने में किसी भी रिटायर रेसलर जैसे दिखते हैं। और उसके ऊपर से ये एक एस रैंक है, यानी कि ये बंदा वाकई में कुछ है। जहाँ सामने से गोगुन ही जिनवू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके एस रैंक हंटर बनने के लिए। और जिनवू उनसे कहता है कि मेरा अभी भी रीवैल्यूएशन होना बाकी है। जहाँ गोगुन ही कहते हैं कि अगर सच बताओ तो रीवैल्यूएशन की तुम्हें जरूरत नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो एडवांस माना मशीन है वो भी काफी कम आंकड़ों के साथ में तुम्हारा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट निकाल पाएगी, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारा माना को लेवल्स में मेजर नहीं कर सकती और ना ही उन लोगों का जो सक्सीड कर जाते हैं हमारी लेवल्स के बाहर। क्योंकि अगर ऐसा हो पाता और हमारी मशीन अगर सच में उनको अगर केपेबली अगर मेजर कर पाती तो हमें अब तक SS और SSS रैंक के हंटर्स मिल चुके होते, या फिर ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट करती एज अ रिजल्ट के तौर पर वो एक्चुअल में एक्यूरेटली तुम्हें मेजर नहीं कर सकती
शक्ति, ना ही तुम्हारी शक्तियों को। जहाँ जिन्वू कहता है तो फिर क्यों? जहाँ गोगोन ही जिन्वू को समझाते हैं कि जो रिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हम लोगों को सर्व कर सके एज अ ग्रेड के तौर पर एक ग्रेस पीरियड के लिए, ताकि हम उन अलग अलग लोगों से मिल सके जिनके अंदर एक्चुअल में कुछ अलग टैलेंट है। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि हमारे हंटर्स एसोसिएशन में ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे कि मिस्टर वू जो कि हमारे हंटर्स एसोसिएशन में है। अब देखिए, अब यहाँ पर काफी एक लंबी चौड़ी वार्तालाप होती है मिस्टर गोगोन ही और जिन्वू के बीच में, जहाँ जिसका कंक्लूजन ये निकलना था कि एक्चुअल में मिस्टर गोगोन ही चाहते थे जिन्वू को एज अपने फ्यूचर सक्सेसर के तौर पर। जहां मिस्टर गोगोन ही जिन्वू को एक ऑफर देते हैं अपनी हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए, और उसे वो सारी पावर्स ग्रांट करते हैं जिससे वो पूरे एसोसिएशन को एज अ लीड कर सके। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, जिन्वू एक्चुअल में कुछ और चाहता था। इन सारी चीजों पर सोचने के बाद वो इस डिसीजन पर आता है कि अगर वो एसोसिएशन को ज्वाइन करेगा तो वो आगे लेवल अप नहीं कर पाएगा और ना ही अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना पाएगा। इसलिए वो मिस्टर गोगोनी को आंसर देता है कि वो उनके हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो लड़ना चाहता है और वो डंजन्स को बिलोंग करता है, और यही उसका एक जरिया है आगे लेवल अप करने का। जहाँ मिस्टर गोगोनी जिन्वू की इस बात को समझ जाते हैं दिल से, और तब जिन्वू उनसे कहता है कि मेरी बहन इस वक्त घर पर अकेली है तो मुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि डोंगसू को मिस्टर सांगिन वान जो कि जिन्वू के फादर है उसे पीटते हुए डोंगसू को फ्लैशबैक्स आ रहे थे, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। जहाँ जब वो अपनी नींद से जगता है तो उसके सामने डिप्टी डायरेक्टर खड़े थे जो डोंगसू को बताते कि जिस बंदे के बारे में डोंगसू बता रहा था, यानी कि सांगिन वान, वो एक्चुअल में एक ह्यूमन है। जिसके सबूत के तौर पे वो उसे कुछ फुटेजेस दिखाते हैं कि जब बिल्डिंग में आग लगी थी तो किस तरीके से वो लोगों को बचा रहा था। और डिप्टी डायरेक्टर का ये मानना है कि कोई भी बीस्ट इंसानों की हेल्प नहीं कर सकता, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डोंगसू की बात गलत साबित हुई और मिस्टर सांगिन वान एक्चुअल में एक ह्यूमन है। लेकिन डोंगसू अभी भी इस बात को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुम अभी भी इस चीज को गलत नजरिए से देख रहे हो। वो एक्चुअल में एक मैजिक बीस्ट ही है जो अपना रूप बदले हुए है। जिस पर डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं जो भी है अब आगे से इस केस को हम हैंडल करेंगे, तुम बस अपने बेड रेस्ट को पूरा करो और वापस कोरिया लौट जाओ। जहां हम फिर से देखते हैं कि डोंगसू को फिर से एक फ्लैशबैक आता है मिस्टर सांगिन वान का। डोंगसू की छाती पर पैर रखकर खड़े थे और उससे कह रहे थे कि तुमने आज के बाद अगर कोरिया में अगर अपना कदम भी रखा तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मरने के बाद भी चैन से मर नहीं पाओगे, और ये मैं अपने बेटे के लिए नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। जिसके बाद डोंगसू अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि आखिर उस कीड़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से धमकी देने की। मैं पहले से जानता हूँ कि वो भागकर कहाँ पर जाएगा। जहाँ उसके पीछे जाने से पहले मुझे कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे अपने गिल्ड से बात करनी होगी, और जब मैं यहाँ से पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा तब उसकी शामत आने वाली है, क्योंकि मैं उसे बीच में से फाड़ने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई एम सॉरी वीडियोस को इतना लेट पब्लिश करने के लिए। जहाँ आगे के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस देता रहूं, जहाँ मैं आगे चलकर कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को सोलो लेवलिंग के इसी तरीके से वीडियोस की सीरीज को कंटिन्यू करके देता रहूं। बस आप लोगों को मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है, बिकॉज वी आर अ फैमिली मेंबर्स। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हंटर्स, सायोनारा, पीस।